कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने जब हिंदू और हिंदुत्व को लेकर अपनी राय रखी, तब विरोधियों ने उस पर जमकर कटाक्ष किए। तब कांग्रेस के पास अपने नेता की बात को साबित करने के लिए कोई खास तर्क नहीं था। लेकिन छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी पर की गई कालीचरण महाराज की टिप्पणी के बाद कांग्रेस के तर्कश में कई तीर आ गए हैं। अब वो हिंदू और हिंदुत्व पर मुखर है। वो न सिर्फ कालीचरण के बयान से बीजेपी पर निशाना साध रही है, बल्कि हिंदू और हिंदुत्व के अंतर पर भी खुलकर बोल रही है। नहीं, देखिए, अगर कालीचरण जी उतने अपने आप को मानते हैं तो यहाँ से भागे क्यों? वो पुलिस के सामने अगर एफआईआर दर्ज हुआ है तो अपने आप को सरेंडर करना चाहिए। कानून से बड़ा कोई नहीं होता, कानून अपना काम कर रही है, तो सचमुच में उतने हैं तो उनको आके पुलिस के सामने सरेंडर करना चाहिए। धर्म संसद के आयोजक है वो कांग्रेसी तो नहीं थे, और उद्घाटन करने रमन सिंह गए थे, और जो आयोजक है उसको भी बुलाया जाएगा। आखिर क्या कांग्रेसी के निमंत्रण पे गए थे रमन सिंह? पहले तो ये बताएं कि कांग्रेस के निमंत्रण पर रमन सिंह गए थे उसको उद्घाटन करने। और उसके बाद आगे मैंने पहले कहा कि अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है, विवेचना किया जा रहा है, और उसमें जो जो भी दोषी होंगे उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और कालीचरण जी बहुत उसको अपने बयान पे दुख नहीं है तो उसको आग सरेंडर करना चाहिए, सामना करना चाहिए। इधर बीजेपी के पास इस मामले में बोलने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, तो वो बैकफुट पर नजर आ रही है और बचाव के लिए धर्म नाम का सहारा ले रही है। एक तरफ जहां राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश में, देश के अन्य हिस्सों में स्थान स्थान पर मंदिरों में जा रहे हैं, अपना जनेऊ दिखा रहे हैं, अपने पूर्वजों का नाम बता रहे हैं, वहां उस प्रदेश में धर्मांतरण का काम तेजी से चल रहा है, तो कांग्रेस कहां जोड़ने का काम कर रही है? कांग्रेस तो खाली अपने कुछ मतदाताओं को खुश करने का काम कर रही है और बहुसंख्यक समाज को नाराज करने का काम कांग्रेस लगातार कर रही है। कांग्रेस और बीजेपी का हिंदुत्व को लेकर अपना अपना नजरिया है। कांग्रेस ने सॉफ्ट हिंदुत्व एजेंडा के जरिए बीजेपी के हिंदुत्ववादी विचारधारा को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की है। कालीचरण महाराज प्रकरण ने इस मामले को और हवा दे दी है, जिससे राज्य की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से हिंदुत्ववादी या फिर कहा जाए हिंदू धर्म और सांप्रदायिकता, धर्मनिरपेक्षता जैसी चीजों पर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। दरअसल एक संत समागम यहां पर हुआ। उस संत समागम में कई संत शामिल हुए, लेकिन महात्मा गांधी पर जो विवादित टिप्पणी है उसके बाद माहौल गर्मा गया और उस पर सियासत भी होने लगी। सियासत निकली तो सियासी लोगों ने अपने अपने स्तर पर उसको आंका, विपक्ष पर आरोप लगाए एक दूसरे पर, और सभी एक तरीके से अपने आप को सभी ने पाक साफ बताने की कोशिशें भी यहाँ पर की। लेकिन इस धर्म संसद के बाद जो विवाद उभर कर सामने आया है, ये सिर्फ महात्मा गांधी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उसके बाद हिंदुत्व को लेकर भी एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई। दरअसल छत्तीसगढ़ में धर्म परिवर्तन को लेकर भाजपा एक माहौल खड़ा कर रही है। उसने कई आंदोलन भी वहां पर चलाए। लेकिन अगर बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने कहा कि ये मुद्दा यहां पर चलेगा नहीं, और ख़ास तौर पर निकाय चुनाव में जो सफलता कांग्रेस को मिली, कांग्रेस का कहना था कि इस मुद्दे को जनता ने नकार दिया। तो क्या इस पर जो चर्चाएं शुरू हुई हैं, और आज मोहन मरकाम प्रदेश अध्यक्ष जो है कांग्रेस के स्थापना दिवस पर, उन्होंने कहा कि कांग्रेस की विचारधारा तो जोड़ने वाली विचारधारा है और जो भाजपा की विचारधारा है वो तोड़ने वाली विचारधारा है। तो चर्चा इसी पर हम करेंगे। खास मेहमान भी हमारे साथ हैं। कांग्रेस से फिलहाल सुरेंद्र वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, भाजपा से भी हमारे साथ साथी जुड़ेंगे और वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ेंगे। सुरेंद्र जी, कांग्रेस की विचारधारा जोड़ने की, भाजपा की तोड़ने की, क्या मकसद है इसका? क्या बोलना क्या चाह रहे हैं आप लोग? अभिषेक जी, लगातार भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का जो असली चेहरा है, जो इनका हिडन एजेंडा है, वो बेनकाब हो रहा है। आपको भी याद होगा मई 2019 में तथाकथित साध्वी जो बंबई, जो मालेगांव बम ब्लास्ट में अभियुक्त रही है, उनका एक बयान आया था जिसमें उन्होंने गोडसे को महिमा मंडित किया था, और उसी के संदर्भ में माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं उसे कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन हकीकत क्या, उनको उपकृत किया गया संसद के गृह विभाग की समिति में नॉमिनेट करके,
उसी प्रकार से आपको याद होगा प्रताप सारंगी एक उड़ीसा के बालासोर के सांसद हैं, वो जो ग्राहम स्टेन और उनके 2 बच्चों को जिंदा जलाने के आरोपी रहे, उनको गृह राज्य मंत्री बनाया गया। और लगातार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इस प्रकार का कुत्सित प्रयास किया गया कि किस प्रकार से ध्रुवीकरण किया जा सके, एक वर्ग को दूसरे वर्ग के खिलाफ खड़ा किया जा सके। हाल ही में अभी 17 से 19 दिसंबर तक जो हरिद्वार में एक समागम इस प्रकार का हुआ, उसमें खुलेआम कापी किताब छोड़कर त्रिशूल और भाले पकड़ाने की सीख दी जाती रही। तो हमारा धर्म, अभिषेक जी, मूल हमारे धर्म का जो सनातन धर्म है, दया उसका मूल भाग है। कहा भी गया है गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण, जब तक प्राण है घट में तब तक हमें दया नहीं छोड़नी चाहिए। वही भारतीय जनता पार्टी लगातार, ये मुंह में तो गांधी रखते हैं क्योंकि इनकी मजबूरी है, बाहर इनकी स्वीकार्यता नहीं है। दुनिया के 240 से अधिक देशों में गांधी जी को आज भी पूजा जाता है, उनके नाम पर सड़क है, संग्रहालय है और तरह तरह की चीजें हैं। तो हमारी पहचान उस गांधीवाद से है जो स्वयं सनातन धर्म को मानते रहे, उनके आखिरी शब्द हे राम रहे, वो जीवन भर वेद और उपनिषद का पाठ करते रहे। और उनसे बड़ा मैं नहीं समझता कि राजनीति में कोई धार्मिक रहा हो गांधी जी के मुकाबले। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का असली चरित्र यही है कि इनके दिल में गोडसे है। 2 विपरीत विचारधारा, अभिषेक जी, एक साथ नहीं चल सकती। यदि आपको गांधी जिंदाबाद बोलना है तो गोडसे मुर्दाबाद बोलना पड़ेगा। यदि आपके मन में कपट है, आपके मन में पाखंड है, तो आप धार्मिक कतई नहीं हो सकते। जिस प्रकार से जो घिनौना भाषण यहां पर दिया गया धर्म संसद के नाम पर, तो ये जो नए उन्मादियों की फौज, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के थ्रू ये जो नए रंगरूट तैयार कर रहे हैं, उनको भी हमने उस वीडियो में देखा ताली बजाते हुए। तो वो न केवल वो कालीचरण दोषी हैं, बल्कि जो ताली बजाकर प्रोत्साहित करने वाले हैं वो भी बराबर दोषी हैं। और जिस प्रकार से 10 दिन से ज्यादा का समय इनको उत्तराखंड में जहां इनकी सरकार है वहां एफआईआर दर्ज करने में लग गया, जब तमाम देश से उसकी आलोचना हुई तब इनको मजबूरन एफआईआर करना पड़ा। यहां संविधान और कानून से बढ़कर कोई भी नहीं है अभिषेक जी। इनका इतिहास जो है दरिद्रता से भरा हुआ है। जो मुंजे जो थे वो हेडगेवार के गुरु थे, 1920 से 48 तक अध्यक्ष रहे। अनुराग जी भी हमारे साथ जुड़ गए। सुरेंद्र जी, उनसे भी जवाब ले लेता हूं मैं। अनुराग जी, कांग्रेस का कहना है कि वो जोड़ने की राजनीति करती है और भाजपा तोड़ने की, और कैसे तोड़ने की राजनीति करते हैं ये सुरेंद्र वर्मा जी ने अभी डिस्क्राइब किया। उनका कहना है कि बांटती है भाजपा और 2 अलग अलग विचारधारा, गांधी को ही मानती है, गोडसे को ही मानती है, ये कैसे चलेगा? अनुराग। अभिषेक जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा। अगर अपन बात करें शुरू से, तो अगर देश के 2 टुकड़े हुए धर्म के नाम पे, तो किसके कहने पे हुए ये पूरा दुनिया जानता है और पूरा देश इस बात का इतिहास जानता है कि देश के धर्म के नाम पे 2 टुकड़े हुए वो कैसे हुए। उसके बाद से आप इतिहास की किताबें उठाकर देख लीजिए जो आजकल के बच्चों को पढ़ाई जाती है। पूरा आप मुगल वंश हैं, उनके बाबर से लेके औरंगजेब तक, आपने छत्रपति शिवाजी राजे को विस्मृत कर दिया। आपने सम्राट अशोक, जिसके 3 अशोक चक्र लेके, अशोक स्तंभ को लेके जो हम राष्ट्रीय प्रतीक मानते हैं, उनको आपने किताबों में विस्मृत कर दिया। वही तीसरी बात, इनके प्रधानमंत्री कहते थे कि देश के संसाधनों पे पहला हक मुसलमान का है। उसके बाद 1983 में आप याद करिए वो समय जब 3600 सिखों की हत्या हुई, तब इनके तात्कालिक प्रधानमंत्री कहते थे कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। मतलब बंटवारे का एक भी ऐसा मौका हो जो इन्होंने छोड़ा हो तो मुझे बता दीजिए। जो ये कहते हैं कि बंटवारे की राजनीति करते हैं, और ये लगातार भारतीय जनता पार्टी का आरोप लगाते हैं कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं नहीं, हम आप धर्मनिरपेक्ष। मुझे एक बात बताइए, मुझे अपने धर्म पर गर्व है। अगर कोई धर्मनिरपेक्ष है तो उसे अपने धर्म पर गर्व होना चाहिए, उसको छुपाने की क्या आवश्यकता है, मुझे समझ में नहीं आती। आज तक ये अपने वरिष्ठ नेता, उस वरिष्ठ परिवार से पूछ नहीं पाए कि ये हैं कौन सी जाति के। उनके पिताजी फिरोज जहांगीर खान, एक पारसी। अब अपने आप को हिंदू बताने का प्रयत्न क्यों करते? मैं कहता हूँ गर्व है, अगर वो पारसी है तो उनको गर्व के साथ कहना चाहिए हम पारसी हैं। हिंदू बताने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? और उसके बाद अगर तात्कालिक परिस्थिति की बात करें, अभिषेक जी, तात्कालिक परिस्थिति की आप बात करिए। इसी प्रदेश में हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री के आदरणीय पिताजी प्रभु श्री राम के बारे में अलग अलग बातें करते रहे लगातार घूम घूम के। कभी इन कांग्रेसियों की छाती नहीं फटी, कभी इन्होंने कुछ नहीं कहा, इतनी चाटुकारिता। उसके बाद ये ब्राह्मणों को लगातार गाली देते रहे, तब इनकी छाती नहीं फटी, कुछ नहीं कहा। एक टिप्पणी यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार भी हैं राम अवतार जी, उनसे भी ले लेता हूँ इस विषय पर, हम फिर चर्चा को आगे और बढ़ाएंगे। राम अवतार जी,
एक बयान आज आया मोहन मरकाम जी का कि कांग्रेस जोड़ने की राजनीति में विश्वास रखती है, भाजपा तोड़ने की राजनीति में विश्वास रखती है, और कैसे जोड़ने की राजनीति होती है, कैसे तोड़ने की, ये दोनों ही दलों के प्रतिनिधियों ने अपनी अपनी बात यहाँ पर रखी। किस प्रकार की सियासत क्या छत्तीसगढ़ या छत्तीसगढ़ के अलावा बाकी जगहों पर पार्टियां एक दूसरे पर तोड़ने के आरोप लगा रही हैं, सभी अपने आप को सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ने की बात बता रहे हैं? राजनीति में जोड़ने का काम तो सभी पार्टियां करती हैं। अब उसका नजरिया, उस पार्टी का विचारधारा और उसका वोट बैंक के आधार पर अगर बातचीत करेंगे तो इस तरह के विवाद की स्थितियां उत्पन्न होगी। मेरे राम और उनके राम, राम को भी दो भाग में बांट दें, समाज को भी हिंदू और हिंदुत्व इस तरह से बांट दें, इस तरह से समाज में अलग अलग तरीके से वैमनस्यता या विवाद खड़ा करने का जो एक नया ट्रेंड खड़ा हो रहा है, ये एक आपसी सौहार्द होना चाहिए, आपसी संबंध होना चाहिए, मनुष्यता सबसे ऊपर होनी चाहिए। तो वो ना होकर अभी कुर्सी और वोट बैंक की राजनीति अगर ज्यादा झलकेगी तो इस तरह का विवाद उत्पन्न होंगे। इन विवादों से कोई राजनीतिक दल सत्ता पा सकता है, कोई राजनीतिक दल के वोट बैंक बढ़ सकते हैं, परंतु मानवता के आधार पर अगर देखें तो ये गलत है। अब जो कट्टरतावाद और राष्ट्रवाद की परिभाषाएं लोग अपने तरीके से गढ़ रहे हैं, तो अपने तरीके से परिभाषा गढ़ने से ज्यादा अच्छा ये है कि हम कौन से वर्ग का कितना विकास कर सकते हैं, विकास की परिभाषाएं क्या होनी चाहिए, और अगर गलत हुआ है, पूर्व में गलत हुआ है, तो उसको सुधारने का काम भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पूर्व में जो चल रहा है वही सही है, पूर्व में भी कई गलत चीजें चल सकती है और भविष्य में भी कई गलत चीजें चल सकती है। तो गलत क्या है और सही क्या है, उसकी परिभाषा को अपने अनुसार गढ़ने की अपेक्षा समाज का जो अंतिम व्यक्ति है, समाज के जो कमजोर वर्ग हैं, उसकी उन्नति और उसकी प्रगति के अनुसार अगर राजनीति जाए तो ज्यादा फायदेमंद होगा, तो ज्यादा मजबूत आएगा समाज में। अगर समाज इसी तरह से मानसिकताएं बदलती रही और मानसिकताएं बनती रही इस तरह की राजनीति की, तो एक तरह से ये नई परंपरा होगा, नया चीजें तैयार होंगे जो भविष्य के लिए, भविष्य में क्या हम भी उन कट्टरवाद की तरफ जा रहे हैं, उन तालिबानी प्रवृत्ति की तरफ जा रहे हैं, या ये बहुत अहम चीज यहाँ पर आपने समाज में जो विकास है उसको हमने पैमाना रखा। सुरेंद्र वर्मा जी से मैं टिप्पणी लेते हूँ। सुरेंद्र जी, आप लोग कहते हैं कांग्रेस जोड़ने का और भाजपा तोड़ने का काम करती है, भाजपा का तर्क वही सेम तर्क वो आप लोगों पर लगती है कि आप लोग लगातार पिछले 70 सालों की वो बात करने लगती है। तो मौजूदा परिस्थिति में क्या पीछे जाने की जरूरत है? अभिषेक जी, निश्चित रूप से जो इतिहास है वो हमें आगे की सीख देता है, और भारतीय जनता पार्टी जिस इशारे पर चलती है, जिस आरएसएस को भी ये मानती है, उनका इतिहास ही कलंकित रहा है। लगातार, चाहे हम सावरकर की बात करें जिन्होंने 11 बार माफी मांगी, जिसमें 9 बार लिखित माफी नामा है, पेंशन लेके अंग्रेजों के जो मुखबिरी करते रहे, हिंदू महासभा के 19वें अधिवेशन में याद करें अग्रवाल जी, अहमदाबाद में जो 1937 में अधिवेशन था उसमें पहली बार उन्होंने द्विराष्ट्र सिद्धांत धर्म के आधार पर उन्होंने परिकल्पना की, और उसी को 1943 में जो है मुस्लिम लीग ने आगे बढ़ाया। मुस्लिम लीग के सहयोग से ये अंतरिम सरकार बनाते रहे कई राज्यों में, श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस सरकार में शामिल रहे। सही बात कहा रामअवतार तिवारी जी ने, भारतीय जनता पार्टी का जो घृणित चेहरा है, लगातार हम छत्तीसगढ़ की हम बात करें संदर्भ में अभिषेक जी, पिछले 8-9 महीने से छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है, कहीं वो फर्जी धर्मांतरण के नाम पर, तो कहीं उन्माद और नफरत फैलाकर हिंदुत्व के नाम पर जिस प्रकार से ये कवर्धा में इनका चरित्र रहा है, आपने भी देखा है। सारे समाज, सारे संगठन, सामाजिक और आर्थिक संगठन, जो चेंबर के लोग भी वहां पर शांति की अपील करते रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता वहां पर शांति की अपील करता नहीं दिखा। लगातार ये जो
कालीचरण का बयान है, ये ऐसे ही नहीं आया। इनके जो आयोजक थे रमन सिंह जी वहां फीता काटने जाते हैं, वहां नंद कुमार साहब, ब्रिजमोहन अग्रवाल और उपासनी जी वहां पहली पंक्ति में बैठे नजर आते हैं। मुझे आज जानकारी मिली अभिषेक जी कि मीडिया कर्मियों को जो आमंत्रण गया था वो व्यक्तिगत रूप से उपासनी जी के द्वारा गया था। मैं पूरी जिम्मेदारी से आरोप लगाता हूं कि इस पूरी घटनाक्रम के पीछे आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का। अनुराग जी, आप लोगों का हाथ था, आप लोग आयोजन करता थे, ये यहाँ पर कहना है सुरेंद्र जी का। अनुराग जी, आपकी भी टिप्पणी चाहूंगा इस पर। जी, मैं पहले सुरेंद्र जी की जवाब, एक आरोप का जवाब देना चाहूंगा। बहुत दिनों से मेरी इच्छा थी। ये लगातार कांग्रेसी आरोप लगाते हैं कि वीर सावरकर जी ने माफी मांगी और भारतीय जनता पार्टी या संघ कहीं ना कहीं किसी के समर्थक थे। तो थोड़ा सा अपना इतिहास पढ़ ले। सुरेंद्र जी, मेरी बात सुनिए ना, अपना इतिहास पढ़िए, आपका इतिहास देखिए। कांग्रेस की स्थापना किसने की? आप कांग्रेस नहीं हो सकता। कांग्रेस का कोई दूसरा उदाहरण है वो तो बता दीजिए अनुराग जी, जो अंग्रेजों से पेंशन लेता है। सुनते जाइए, आप चिल्लाते मत रखिए, बहुत प्रलाप। अंग्रेजों से पेंशन लेने वाला, अरे अपना इतिहास पढ़ लीजिए। जो रॉयल सीक्रेट सर्विस था, जो अंग्रेजों की मुखबिरी की संस्था थी, उसी का नाम 1925 में बदलकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ किया गया। मुंडे का इतिहास पढ़ लीजिए, ये अंग्रेजों के सुन लीजिए। रॉयल सीक्रेट सर्विस, अपने इतिहास की जानकारी दुरुस्त कर लीजिए। ये अंग्रेजों के मुखबिर, अंग्रेजों से पेंशन लेने वाले, जब कलेक्टर की तनख्वाह 18 रुपया था तब इनको 60 रुपया महीना मिलता था पेंशन। किस बात का पेंशन मिलता था सावरकर को? दूसरा उदाहरण है किसी क्रांतिकारी को पेंशन मिलने का तो बता दीजिए। ये अंग्रेजों के गुलाम, ये अंग्रेजों के मुखबिर, ये देश को तोड़ने वाले आज केवल सत्ता की हवस में भाई को भाई से लड़ाने के लिए इस प्रकार से कुछ प्रयास कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में आपके मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। वर्तमान परिदृश्य में 1984 में भी संघियों की संलिप्तता प्रमाणित हुई है। आप रिपोर्ट उठा के देख लीजिए। जस्टिस जीवन लाल कपूर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस है, उनका फाइनल कमेंट ऐसे किसी के कुछ समझ में नहीं आएगा। मैं एक बार फिर से रामावतार तिवारी जी की तरफ जाऊंगा। रामावतार तिवारी जी, बहस जब भी इस प्रकार की होती, मुझे नहीं लगता जनता तक कोई नतीजे पहुंचते होंगे। तर्क भी सभी के अपने अपने होते हैं और इसमें आप कुतर्क भी कह सकते हैं, और मुझे लगता है आपको कि जनता तक कोई सही मैसेज पहुंच रहा है। देखिए, पहली बात यह है कि हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के योगदान और उनकी सोच से में आज़ादी मिली और हम इस तरह बोल पा रहे हैं आज लोकतंत्र में। उनके बनाए हुए, उनके संघर्ष का देश है। इस देश में आज उन महापुरुषों को किस तरह से बोला जा रहा है, चाहे वो दीनदयाल उपाध्याय जी हो, चाहे वो महात्मा गांधी हो, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, हमारे आदर्श पुरुष थे इस समाज के। इस देश के निर्माण में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। उन लोगों के खिलाफ कम से कम किसी वर्ग को अब शब्द जो है, जो जिनका दिवंगत हैं, जिन्होंने एक इतिहास रचा, एक आदर्श स्थापित किया, उन लोगों के खिलाफ समाज के किसी भी वर्ग को नहीं बोलना चाहिए, पहली बात। दूसरा, इतिहास को तोड़ मरोड़ कर अपने स्वार्थ के लिए अगर बनाए जाते हैं तो उन पर वह हस्तक्षेप होनी चाहिए। तीसरी बात ये, कोई भी राजनीतिक दल हो, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, इन सब को मिलकर एक नीति तय करनी चाहिए कि हम ये महापुरुषों के खिलाफ होने वाले अर्गलन बातों को टीवी चैनल में भी नहीं दिखाएंगे, पेपर में भी नहीं छापेंगे। इन लोगों को, ऐसे लोगों को हम दरकिनार करें, क्योंकि इनकी संख्या पूरा राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते जा रहा है। ऐसे विवादित बयानों की सुर्खियां बन रही है जो समाज में गलत संदेश जा रहा है, और इस बयानों को कोई वर्ग अपनी जीत बता रहा है, कोई वर्ग, ये बड़ी बात ये है, इस तरह के बयानों को कोई वर्ग अपने हित में बता रहा है, कोई वर्ग अपने अहित में बता रहा है। तो हम एक संदेश क्या देना चाहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये तय होना चाहिए। आज समय मेरे पास इतना ही था, मैं इस चर्चा को यहीं रोकना चाहूंगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। चर्चा बहुत अहम इसलिए है कि दोनों ही दल देश को आगे बढ़ाने में, समाज का साथ निभाने में बड़ा अहम रोल इनका है। और जो बात रामावतार जी ने भी यहाँ पर कही कि इतिहास पुरुषों को कोसने की जो परंपरा सी एक बनती जा रही है,
उससे यहाँ पर रोकने की बहुत सख्त ज़रूरत है। जो ज़रूरत है वो है कि मौजूदा वक्त में हम जिए, भविष्य के बारे में सोचें, न कि इतिहास के पन्ने कुरूदते हुए नए नए तथ्य सामने लाते रहें और उस पर हम बहस करते रहें। आज का मुद्दा में